अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? क्या हाल है आपका? जी, लेक्चर के लिए कोई नहीं आ रहा? जी बेटा, आर यू विद मी? लेक्चर स्टार्ट करूं? स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? यस, ओके। जी बेटा, मैं आप लोगों को जो लेक्चर पढ़ा रही हूँ वो लॉस, ग्रीफ एंड डेथ है। इसी को स्टार्ट किया हुआ लास्ट टाइम जहाँ तक मैंने पढ़ाया था, उसी स्लाइड पे मैं लेके जा रही हूँ आप लोगों को। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि लॉस, ग्रीफ एंड डेथ क्या है। कि जो लॉस है ये डिफरेंट किस्म के लॉस है। चाहे वो जो है पर्सनल लॉस है, पर्सनल लॉस मीन जो है वन सेल्फ बॉडी पार्ट का लॉस है, या बॉडी ऑर्गन का लॉस है, या फिर कोई चीज फिजिकली, ये एक्सटर्नल लॉस। तो एक्सटर्नल लॉस मीन के जो दिखने में नजर भी आए और वो जो है वन सेल्फ नहीं हो, वो इंसान का अपना कोई पार्ट नहीं हो। इसमें घर भी हो सकता, जॉब भी हो सकती, कोई चीज जो है कोई भी चीज वो छीन सकती है। तो इस तरह से कोई डिजास्टर आ सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर आ सकते हैं। ठीक है। तो उन लॉस को ग्रीफ कैसे करना है, उसमें मैंने बताया था कि ग्रीफिंग होता क्या है। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रीफ, ब्रेवनेस एंड मॉर्निंग, ये तीन चीजें मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मैनी फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू अनरिसॉल्व ग्रीफ आफ्टर अ डेथ। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो अनरिसॉल्व होते हैं, वो क्यों? आफ्टर डेथ या आफ्टर डिजास्टर या आफ्टर जो है किसी भी किस्म के लॉस के। इसमें कंट्राडिक्शंस आती हैं, इंटेंस फीलिंग्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टूवर्ड द लॉस्ट पर्सन। अब लॉस्ट पर्सन में कंट्राइंडिकेशंस जो है वो इस टाइप की, ये काम हो सकता, नहीं हो सकता, बंदा वापस आ सकता, नहीं आ सकता, जो भी लॉस हुआ वो फील हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसमें जो है ये अनसोल्व, अनरिसोल्व ग्रीफ इसलिए इसको बोलते हैं कि इसको किसी ने सॉल्व कराया ही नहीं। अगर इसकी ऑथेंटिक कोई रीजन, अगर इसको कोई काउंसलिंग करने वाला सही बंदा हो, तो ये अनरिसोल्व ग्रीफ ना हो, फिर ये सॉल्व ग्रीफ ही हो। A perceived need to be brave and in control, fear of losing control in front of others। अब जो भी लॉस हुआ उसको दूसरों के सामने जो है कहने से या सामने जो है बयान करने से जो वो फियर फील करेगा। और जब उसके सामने कोई इस तरह की बात करेगा कि इसका ये लॉस जो है हुआ है, तो फिर वो जो है उसको ये चीज जो है दोबारा याद आ जाती है और वो रिफ्रेश हो जाती है वो चीज। इसलिए अनरिसॉल्व ग्रीफ होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर किसी के पास डेथ के लिए भी जाना, तो बार बार उस बंदे का जिक्र ना करो जिसकी डेथ हो गई है, क्योंकि उसको वो चीजें याद आती हैं। आगे फ्यूचर प्लानिंग के लिए उसके साथ करो कि ये ऐसे, अब नेक्स्ट ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट प्लानिंग के लिए, ना कि जो पास्ट में उसके साथ गुजर गया उसको रिपीट करते रहो। Endurance of multiple losses, such as losing an entire family, which, which the braved finds too overwhelming to the anticipate। इसमें जो है इंड्योरेंस ऑफ मल्टीपल लॉसेस। अब मल्टीपल लॉसेस जैसे सच एज लॉसिंग एन इंटायर फैमिली, अब वो मुख्तलिफ किस्म के, अगर उसका कोई लॉस हो गया तो फिर उसको मल्टीपल लॉसेस जो है उसका फियर होता है। तो इंटायर डेथ हुई
तो अब उसको मल्टीपल आगे लॉसेस की टेंशन होगी कि अब मेरे बहन भाई क्या करेंगे, इनको कोई साथ में अपने ले जाएगा, इनको हॉस्टलाइज करवाना पड़ेगा, घर का मसला कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। हेड ऑफ द फैमिली जो है वो चला गया, अब हेड ऑफ द फैमिली कौन होगा, एक्स्ट्रा इस तरह की टेंशन होंगी। तो जिसकी वजह से वो गैप फिल नहीं होगा, अनरिजोल्व होगा। Extremely high emotional value invested to the death person failure to grieve in this instance help to be braved avoid the reality of the loss। अब reality of loss जो है वो डेड पर्सन की रेफ्यूजीज की तरफ जाएगा, और वो ये नहीं जो है लॉस को एडमिट नहीं करेगा कि हाँ ये लॉस हुआ है, ठीक है। तो जब बंदा किसी चीज को एडमिट नहीं करता, रियलिटी की तरफ नहीं जाता, तो फिर वो अनरिजॉल्व ग्रीफ की तरफ चले जाता, उसको नॉर्मल आने में बहुत टाइम लग जाता है। अनसर्टेनिटी अबाउट द लॉस, फॉर एग्जांपल व्हेन अ लव्ड वन इज मिसिंग इन एक्शन, या फिर हम कोई भी काम कर रहे हैं या किसी फैमिली में गए हैं या किसी इवेंट में गए हैं, तो वहां लव्ड वन जो है, जो जिसकी डेथ होगी, वो मिसिंग है। तो जब वो मिसिंग उसको देखते हैं तो फिर दोबारा क्राई करना, शॉटिंग करना, टेंशन में आना, एंजाइटी होना, ये चीजें दोबारा से आ जाती हैं। लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, और लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीजें तब होती हैं जब सपोर्ट सिस्टम जो है वो लैक हो जाए। जाने वाले तो चले जाते हैं, रहने वालों को सपोर्ट करना चाहिए अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो। इसी में जो नेक्स्ट है, इसके स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस। कुबलर रोज जो है इसने 1969 में 5 स्टेजेस डिस्क्राइब की थी, और ये 5 स्टेजेस जो है पेपर में मोस्टली आती हैं, ठीक है। मिड टर्म में आ जाए, लॉन्ग टर्म में आ जाए, या फिर एनुअल में आ जाए, या फिर वाइवे में आ जाए, ये क्वेश्चन आता लाजमी है। अब ये 5 स्टेजेस जो है डेथ की, इनको जो है कुबलर रोज ने जो है किस तरह डिफाइन किया है या डिस्क्राइब किया है। इसने नंबर 1 डिनाइल, नंबर 2 एंगर, नंबर 3 बार्गेनिंग, नंबर 4 डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। अब ये चीजें जो है, मैंने बहुत दफा जब भी आपको पढ़ाती हूँ तो मैं ये कहती होती हूँ कि आप मीनिंग पे जो है वो फुल अटेंशन दिया करो, जो उस मीनिंग का मतलब जो है वही आगे डिस्क्राइब किया होता है। अब मीनिंग है हमारे पास डिनाइल, और बिहेवियर रिस्पॉन्सेस उस बंदे के, जो ग्रीवर है उसके क्या होंगे, रेफ्यूजीज, डिनाई करेगा ना वो कि डेथ नहीं हुई, कोई लॉस नहीं हुआ। refuses to believe that loss is happening, is unready to deal with practical problems such as prosthesis after the loss of leg। तो अगर लेग लॉस हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो उससे किसी भी किस्म के लॉस से वो डिनाई करेगा, रिफ्यूज करेगा। बेटा एक कॉल पिक कर लेंगे। हेलो, जी बेटा मेरी बात हो रही थी कि डिनाई, कि किसी भी किस्म का लॉस होगा तो उस लॉस से वो डिनाई करेगा, ठीक है।
और मे एज्यूम आर्टिफिशियल चेयरफुलनेस टू प्रोलॉन्ग डिनाई। अब उससे अगर ये कहा जाए कि उसकी लेग जो है उसकी एम्पुटेशन हो गई है और वो आर्टिफिशियल लेग जो है उससे गुजारा कर सकता है, तो वो इस चीज को डिनाई करेगा कि नहीं जी, इससे नहीं हो सकता और मैंने एम्पुटेशन नहीं करवानी। इसी तरह से अगर कोई और लॉस हो, अगर किसी की डेथ हो जाए तो भी वो डिनाई करेगा कि जी नहीं, डेथ नहीं हुई, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा प्यारा मेरे से जा ही नहीं सकता। तो ये डिनाई में आ जाता है। नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या होगी, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी, वर्बली सपोर्ट क्लाइंट बट डू नॉट रीइंफोर्स डिनाई। अब नर्स बेचारी तो उसको जो है वो सिर्फ काउंसलिंग कर सकती है, वर्बली कह सकती है, लेकिन वो उसको जो है री इन्फोर्स, ज्यादा इन्फोर्स नहीं करेगी, बार बार इन्फोर्स नहीं करेगी, क्योंकि इस तरह के पेशेंट जो है वो एंगर हो जाते हैं और शाउटिंग करते हैं। एग्जामिन योर ओन बिहेवियर टू इंश्योर दैट यू डू नॉट शेयर इन क्लाइंट्स डिनाइड। और नर्स को अपना बिहेवियर भी एग्जामिन करना चाहिए, और दैट यू डू नॉट शेयर इन क्लाइंट डिनाइल, जिसको क्लाइंट के डिनाई के साथ शेयर नहीं करना उसने, कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैंने भी ऐसे किया था, वगैरह वगैरह। ठीक है, बल्कि नर्स को पॉजिटिव चीजें उसको बताना होंगी, नेगेटिव नहीं बताना होंगी। जैसे वो डिनाई कर रहा है, नर्स के साथ अगर कोई जो है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था या किसी और का एक्सपीरियंस था, तो वो एक्सपीरियंस उसके साथ जो है डिनाइल का शेयर नहीं करेगी, वो सिर्फ उसकी काउंसलिंग करेगी। ठीक है, और उसको बार बार फोर्स नहीं करेगी, सिर्फ उसके बिहेवियर जितना होगा उसके अकॉर्डिंगली उसे फोर्स करेगी। जब वो ये देखेगी कि ये एग्रेसिव हो जाएगा तो वो उसे अवॉइड करेगी। एंगर, और कुछ लोग जो है वो एंगर हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। क्लाइंट और फैमिली में डायरेक्ट एंगर एट नर्स और स्टाफ अबाउट मैटर्स दैट नॉर्मली वुड नॉट बॉदर देम। अब ये चीज जो है, जब भी हॉस्पिटल में कोई हमारे पास केसेस आते हैं ना, उनका लॉस होता है, तो वो सबसे पहले अपना गुस्सा डॉक्टर और नर्स पे ही निकालते हैं। आपने देखा होगा कि वो शीशे तोड़ देते हैं, दरवाजे तोड़ देते हैं, बदतमीजी करते हैं, एंगर करते हैं। ठीक है, तो इसमें उनके बस की बात नहीं होती। ये चीज मैं आपको तकरीबन हर लेक्चर और हर टॉपिक में ये चीज आप लोगों के शेयर में करती, क्योंकि वो उस वक्त नॉर्मल नहीं होते जो रिलेटिव होते हैं। ठीक हो गया। फिर इसमें जो है नर्स क्या करेगी, हेल्प क्लाइंट अंडरस्टैंड दैट एंगर इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स टू फीलिंग ऑफ लॉस एंड पावरलेसनेस। अब वो उसको बताएगी कि जब उसको ग्रीविंग करेगी उसकी, तो बताएगी कि ये एंगर एक नॉर्मल चीज है, कोई बात नहीं अगर आपको गुस्सा आ गया, ये एक नेचुरली या नॉर्मल चीज है। तो लॉस एंड पावरलेसनेस, वो तो उस वक्त लॉस और पावरलेस होता है, उसके पास जैसे अपने अपने आप को कंट्रोल करने की ताकत नहीं होती जो ग्रीवर है। बट नर्स उसको ये चीज जो है रियलाइज करा रही होती है कि आपका गुस्सा बजा है, लेकिन आप कोशिश करें कि अपने आप को नॉर्मल की तरफ लेके आए। दूसरा, बार्गेनिंग सीक्स टू बार्गेन टू अवॉइड लॉस। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट live until and then I will be reality to die। तो इसमें वो कुछ बार्गेन करता है कि ये अगर डाई हो गया तो अब क्या होगा, उसमें बार्गेन, अब जो है डाई हुआ तो उसको क्यों हुआ, उसकी रीजन वो मांगते हैं। ठीक है, सीख तलाश करते हैं, टू बार्गेन टू अवॉइड लॉस, के अब जो लॉस हो गया उससे हमने कैसे बचना। ठीक है, और उसको जो है फिर एग्जाम्पल दे दे के कि ये लॉस जो है आपका फील हो जाएगा, कुछ देर के बाद आप खुद जॉब कर लोगे, आप घर के हेड बन जाओगे। इस गिल्ट, irrational fear, if appropriate, offer a spiritual support।
इसमें वो वही बात के नर्स जो है वो उसकी जो है लिसन अटेंटिवली, उसको अटेंटिवली लिसन करेगी। अगर वो नर्स भी उसकी बात नहीं सुन रही है तो जाहिर वो एंगर तो होगा, डिप्रेशन में जाएगा। फिर एंड इनकरेज क्लाइंट टू टॉक अ रिलीफ गिल्ट एंड इरेशनल फियर। अब वो उसे कहेगी कि कोई गिल्ट फील ना करे और वो उसके साथ जो है डायरेक्टली बात कर ले, ठीक है। कोई उसको हेजिटेट फील करने की जरूरत नहीं, नर्स के साथ वो हर बात शेयर कर सकता है। इफ अप्रोप्रिएट ऑफर स्पिरिचुअल सपोर्ट, अगर कोई अप्रोप्रिएट हो नर्स देखे तो उसको स्पिरिचुअल सपोर्ट ही कर सकती है, ठीक है। अब जो है इसके आगे डिप्रेशन, ये मैं आप लोगों को डिटेल में चली गई, लेकिन ये जो इन शॉर्ट जैसे मैंने बताया कि वो डिनाइल है तो डिनाई करेगा उससे, और सिर्फ उसकी काउंसलिंग करनी है। एंगर है तो उसको इतना फोर्स नहीं करना, उसकी भी काउंसलिंग ही बनती है, ठीक है। और उसको जस्टिफाई करते चले जाते हैं चीजों को। बारगेनिंग है तो उसमें भी काउंसलिंग करना है, और जो है पेशेंट के साथ उसे कहना कि हर अपनी दुख जो है अब उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उसको वो सपोर्ट कर सकती है, जो भी उसकी सपोर्ट बनती है। अगर बातों में बनती है तो बातों में कर सकती है, अगर किसी एनजीओ के पास भेजना हो तो वो किसी एनजीओ ग्रुप के पास भेज देगी सपोर्ट के लिए। अगर फैमिली की सपोर्ट है तो फैमिली मेंबर्स को कॉल करके उसकी सपोर्ट करवा देगी, ठीक है। अगर स्पिरिचुअल सपोर्ट बनती है तो वो स्पिरिचुअल सपोर्ट उसकी करवा देगी। डिप्रेशन जो है ये ग्रीवर्स ओवर दैट हैज हैपेंड एंड व्हाट कैन नॉट बी मेड टॉक freely. For example, reviewing past losses such as money or job or may withdraw, कोई भी चीज उसकी लॉस हुई है तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। जब वो डिप्रेशन में जाता है तो वो चीजें उसको जो है जैसे जैसे याद आती है तो वो डिप्रेशन में जाता रहता है। इसमें नर्स क्या करेगी, अलो क्लाइंट टू एक्सप्रेस सैडनेस, communicate non-verbally by sitting quietly without expecting conversation, convey caring by touch। हाँ ठीक है, इस तरह के पेशेंट जो है डिप्रेशन वाले वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, वो मारना शुरू भी हो जाते हैं, वो शॉटिंग भी करते हैं। तो इसमें जो है अलाउ क्लाइंट टू एक्सप्रेस सैडनेस, और जो पेशेंट को कहा जाता है कि हाँ हाँ ठीक है अगर आप परेशान हैं तो कोई बात नहीं, उसको अलाउ किया जाता है और उसको जो है क्वाइट रखा जाता है, उसके साथ कम्युनिकेटिव नॉन वर्बल जो है कम्युनिकेशन की जाती है, ठीक है। बाय सिटिंग क्वाइटली, उसके पास क्वाइटली बैठा जाता है और अपने फेशियल इंप्रेशन और उसकी केयर की जाती है, बट उसको टच नहीं किया जाता, उसके साथ बात नहीं की जाती ताकि वो मारे पीटे ना, बदतमीजी ना करे, ठीक है। बट उसकी हेल्प जो है वो क्वाइट सिटिंग उसके साथ करनी है और क्वाइट जो है वो उसके साथ एक्सप्रेशन करने, तो उससे वो आस्ता 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 जो है वो नॉर्मल की तरफ आता जाएगा। एक्सेप्टेंस, कम टू टर्म विद लॉस may have diseased interest, surroundings and support people। अब एक्सेप्टेंस क्या है कि कम्स टू टर्म विद लॉस, वो लॉस की तरफ आता है कि हाँ वाकई एक्सेप्ट किया उसने। एक्सेप्टेंस मीन के वो उसने ऐसी चीजों को एक्सेप्ट किया। मे हैव डिसीज्ड इन इंटरेस्ट, यहाँ पे जो है हमारी लाइट ऑफ हुई, मैं घर से लेक्चर दे रही हूँ और लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रूम के अंदर बहुत अच्छी लाइट नहीं जा रही और स्लाइड थोड़ी सी डिम है, ठीक है। सराउंडिंग एंड सपोर्ट पीपल, अब यहाँ पे ये जो है डिसीज्ड जो है, जो डेथ जिसकी हुई है उसमें जो है सराउंडिंग एंड सपोर्ट पीपल, लोगों की उसको सपोर्ट मिल रही है। मे विश टू बिगिन मेकिंग प्लान फॉर एग्जांपल विद प्रोस्थेसिस एंड अल्टर्ड लिविंग जो है अरेंजमेंट, इसमें वो हर चीज को एक्सेप्ट कर चुका होता है और उसको पता चल रहा होता है कि कोई चीज जो है वो लॉस हो चुकी है, अब उसको सपोर्ट मिल रही है लोगों की और उसको नेक्स्ट क्या स्टेप उठाना है, ठीक हो गया।
क्योंकि वो हर चीज को एक्सेप्ट कर चुका होता है, समझ चुका है और दूसरों की बात मान रहा होता है। ठीक हो गया। और लिविंग अरेंजमेंट और अल्टरनेटिव वो खुद से ढूंढ रहा होता है। इसमें जो है नर्स क्या करेगी, help family friend understand client deceased need to socialize, encourage client to participate as much as possible in the treatment प्रोग्राम। इसमें वो उसकी फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स और जो है रिलेटिव उसकी सपोर्ट करेंगे, जिस तरह की भी सपोर्ट बनती है। अब ये सपोर्ट जो है नॉर्मलाइज उसको करने के लिए उसके अल्टरनेटिव उसको बताएंगे, जिसका जो राइट बनता है, जिसके पास जो सपोर्ट मिल सकती है, वो उस बंदे को करने की कोशिश करेंगे। और यही 5 स्टेप जो है, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ जो है वो आगे यहाँ बताई हुई है कि डिनाइल है, डिनाइल एंड आइसोलेशन। अब जब वो डिनाई करता है तो वो आइसोलेशन की तरफ चला जाता है। एंगर, अब ये उन्होंने बताया हुआ कि कैसे जो है वो एंगर होता है, फिर डिप्रेशन, ये एक दूसरे के साथ इसका लिंक है। ठीक है। अब 5 स्टेजेस में सबसे पहले जो है डिनाई था, डिनाई के बाद एंगर, और एंगर के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद फिर बार्गेनिंग एंड एक्सेप्टेंस। दूसरी तरफ वो एंगर की तरफ चला जाता है। हम डिनाई को ही अगर हम नहीं नॉर्मल की करने की कोशिश करते तो वो दूसरे स्टेप एंगर की तरफ चले जाएगा, फिर वो डिप्रेशन की तरफ चले जाएगा, बार्गेनिंग की तरफ चले जाएगा। और एक्सेप्टेंस एक वाहिद ऐसी चीज है जो इन सब के दरमियान है, जिसको नॉर्मल आके वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। या तो वो खुद इतना नॉर्मल होगा कि वो पहले से ही जो है एक्सेप्ट कर चुका होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद से ही नॉर्मल होते हैं। ठीक है। ब्रेवमेंट जिसको बोलते हैं कि कोई लॉस हो जाए तो वो ब्रेवमेंट की तरफ आ जाते हैं, वो एक्सेप्टेंस की तरफ आ जाते हैं। कुछ है वो ये पूरा सर्कल करके तो फिर काउंसलिंग करवाने के बाद एक्सेप्टेंस करते हैं। ठीक है। ये सारा देखें डिनाइल, और इस ये इंटरलिंक कर रहा है डिनाइल जो है डिप्रेशन के साथ भी और एंगर के साथ भी, बार्गेनिंग के साथ भी। ये सारी चीजें जब एक प्रॉब्लम होती है तो ये सारी प्रॉब्लम होने का खतरा होता है, लेकिन एंड पे एक्सेप्टेंस ही नॉर्मल चीज है। फिर कुछ चीजें हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रीफ में द नर्स। अच्छा, मैनिफेस्टेशन जो है इसको मैं आगे आपको ज्यादा बता देती हूँ कि मैनिफेस्टेशन साइन सिम्टम्स को बोलते हैं। उसमें बहुत ही अच्छा, आप कहोगे मैडम ने स्लाइड स्किप कर दी, लेकिन मैं एक दफा रीड करके फिर बता देती हूँ आप लोगों को। इसकी मैंने आगे अच्छी स्लाइड बताई हुई है साइन सिम्टम की तरफ कि मैनिफेस्टेशंस में द नर्स असेस द ग्रीविंग क्लाइंट और फैमिली मेंबर्स फॉलोइंग अ लॉस ऑफ डिटरमाइन द फेस और स्टेज ऑफ ग्रीविंग। सबसे पहले तो फेस ऑफ एंड स्टेज देखी जाती है ग्रीविंग की, और फिर फिजियोलॉजिकल ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू करंट और एंटिसिपेटेड लॉस विद अ स्ट्रेस रिएक्शन। अब फिर देखा जाता है कि फिजियोलॉजिकली बॉडी रिस्पॉन्ड क्या है करंट, और एंटिसिपेटेड उसमें क्या हो सकते हैं। एंटिसिपेटेड मीन के आने वाले वक्त में जो है वो स्ट्रेस से क्या हो सकता है, रिएक्शन क्या हो सकते हैं। Nurse can assess the clinical signs of response. Manifestation of grief considered normal include verbalization of the loss. अब जो बात मैं बताना चाह रही थी, नर्स तो असेस करेगी, लेकिन इसके साइन सिम्टम जो है वो लॉस पर्सन के क्राइंग होगा, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, मैनिफेस्टेशन या साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द ग्रीविंग पर्सन होते जिसको नर्स ने ऑब्जर्व कर। कॉम्प्लिकेटेड भी डिनाइड, severe फिजियोलॉजिकल सिम्टम और सुसाइड थॉट्स। कॉम्प्लिकेटेड जो ग्रीफ है इसको एक टाइम लगता है, क्योंकि ये डिनाइल की तरफ चला जाता है, डिप्रेशन की तरफ, या फिर सीवियर इसमें फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स या सुसाइड थॉट्स होते हैं। तो इस तरह के जो ग्रीफ करने को, नॉर्मल करने को एक टाइम लग जाता है, इसको कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ कहते हैं।
और मेरी लास्ट कुछ स्लाइड्स जिसमें मैंने आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ जो है वो बताया कि कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ कौन सा ग्रीफ होता है जिसको एक टाइम लगता है, और वो कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ क्यों होता है जिसमें ग्रीवर्स, उसके रिलेटिव्स उसको स्पोर्ट्स नॉर्मल नहीं देते जाते, या उस तरह के जो उसकी पास्ट में लॉस हुआ उसको बार 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 जो है करते जाते हैं। जैसे इसकी एक पंजाब की एग्जांपल है कि जब किसी की डेथ होती है तो वो घर वाले बेचारे रो रू के तो नॉर्मल की तरफ आते, तो मोहल्ले की 2-4 औरतें आती हैं तो वो उसके गले लग के ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती हैं और दोबारा उसको रुला देती हैं। तो ये इस तरह की एग्जाम्पल कुछ होती है जो उन लोगों को नॉर्मल नहीं करने देती, ठीक है। बजाय उनके आके उसके गले लग के ऊंची ऊंची रोना, तो उन लोगों को ग्रीफ की तरफ लेके आए कि बार बार उस डेथ का जिक्र करने की बजाय उन नॉर्मल इवेंट्स को जो फ्यूचर में आने वाले वो डिस्कस करें, और उसको कहें कि आप बहुत अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, आप हेड ऑफ द फैमिली हो, आपके पास ये आप कर सकते हो, जो भी अकॉर्डिंगली जो सिचुएशन के मुताबिक उसका बनता है, जो भी ग्रीवर है। ठीक हो गया। अब जो है लिस्ट द चेंजेस दैट अकर इन द बॉडी आफ्टर डेथ। डेथ के बाद जो चेंजेस आती हैं वो कौन सी है, ठीक है। लिस्ट द चेंजेस दैट अकर इन द बॉडी आफ्टर डेथ। डेथ के बाद जो चेंजेस आती हैं बॉडी में वो कौन सी है। मोमेंट ऑफ द डेथ, इसमें मोमेंट ऑफ द डेथ जो, अगर बेटा आपकी बुक में से बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो है इंक्लूड है, बट आपके कंटेंट्स जो है करिकुलम के अकॉर्डिंगली उसमें बहुत सारी चीजें आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है, जिनको मैंने कुछ दूसरी बुक से और कुछ जो है नेट से और कुछ जो है स्लाइड से इधर उधर से लेके मटेरियल मैंने तैयार किया हुआ है, क्योंकि आपका पेपर जो है बुक में से भी आता है और आपका मोस्टली पेपर जो है वो कंटेंट्स जो करिकुलम के हैं यूएचएस के उसके अकॉर्डिंगली आता, ठीक है। और आपकी बुक में बहुत सारी आधी चीजें हैं जो आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर आप लोग परेशान होते हो कि ये क्वेश्चन आ गया, इसका हमारे पास आंसर नहीं था। तो वो सारे आंसर्स मेरी स्लाइड के अंदर मौजूद होते हैं, मैं जैसे तैसे मर्जी वो आंसर जो है आप लोगों के लिए कलेक्ट करती हूँ, ठीक है। अब इसमें जो है डेथ के साइंस क्या है जी बेटा, स्लाइड शेयर कर देती हूँ, आज ही कर दूंगी रोशना। मोमेंट ऑफ डेथ जी, सबसे पहले तो हार्ट स्टॉप होगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ डेथ में द स्किन गेट्स टाइट एंड ग्रे इन कलर। आफ्टर डेथ जो है मोमेंट में डेथ के उसी वक्त जो है स्किन टाइट और जो है ग्रेश इन कलर जो है विजिबल होगी। ऑल द मसल्स रिलैक्स, मसल्स जो है वो रिलैक्स होंगे, सिर्फ स्किन थोड़ी थोड़ी टाइट नजर आएगी। दी ब्लैडर एंड बावल एम्प्टी। अच्छा, डेथ की इतनी पेन होती है कि डेथ की तकलीफ से ब्लैडर एंड बावल जो है वो एम्प्टी हो जाते हैं खुद ब खुद ही। जब डेथ हो रही होती है तो उस शिद्दत, तकलीफ की शिद्दत से जो है यूरिनेशन और बावल फीसिस जो है वो हो जाते हैं और ये चीजें खाली हो जाती हैं, ठीक है, ब्लैडर एंड बावल फीसिस की जगह। और इसमें एक चीज नहीं बताई, वो अपनी कॉपी पे लिख लें। प्यूपल डायलेट हो जाते हैं, प्यूपल आई के, ठीक है। प्यूपल डेथ के अगर साइन देखने हो आप लोगों को भी, तो आप आंख के प्यूपल पे जो है वो टॉर्च मारेंगे, ठीक है। टॉर्च के साथ वो जो है ब्लिंक नहीं करेंगे और डायलेट हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये डेथ के टिपिकल साइंस हैं, जो प्यूपल डायलेट होना, हार्ट स्टॉप होना और स्किन का टाइट होना, दूसरा मसल्स रिलैक्स हो जाना और ब्लैडर और बावल एम्प्टी होना। ये टिपिकल साइंस ऑफ डेथ है इमीडिएट आफ्टर डेथ। फिर जो है 30 मिनट के बाद स्किन गेट्स पर्पल, the lips, fingers, toe, nails become paler and torn white as blood leaves the eyes start to sink into the skull, और आईज जो है पीछे को धंस जाती है स्कल की तरफ, ठीक हो गया। आफ्टर 4 hours, 4 घंटे के बाद क्या होगा। द पर्पलिंग ऑफ स्किन एंड पुलिंग ऑफ ब्लड कंटिन्यू, कंसिस्टेंसी बिगन
टाइटन द मसल्स फार अबाउट अनदर। ठीक हो गया। अब जो है जी, आई की जो पुतली जिसको बोलते हैं, आंख में आप देखते हैं ना, आंख का पीपल, यस, वो डायलेट हो जाता है। और जब आप जो है उस पे लाइट, टॉर्च से लाइट लगाओगे ना, तो वो पीपल आपको डायलेट नजर आएगा। ठीक है। और इसमें जो है पर्पलिश कलर ऑफ द स्किन हो जाएगा 4 आवर्स के बाद। ठीक हो गया। एंड पुलिंग ऑफ ब्लड, ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली जो है कंसिस्टेंसली ब्लड की होगी। ठीक है। ब्लड जो है वो कंसिस्टेंसी अभी उसकी बाकी होगी, फ्रीज नहीं होगा। बिगेन टू टाइटनिंग ऑफ द मसल्स फार अबाउट अनदर। और दूसरी बात यह है कि उसके मसल्स जो है मजीद टाइटनिंग होना स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर 12 आवर के बाद क्या होगा, द बॉडी इज इन फुल राइगर मोर्टिस, फुल टाइट हो जाएगी बॉडी। ठीक है। और जो है इसमें ब्लड फ्रीज हो जाएगा। आफ्टर 24 आवर्स, 24 आवर्स के बाद क्या होगा, द ब्लड इज नाउ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट इन मेल्स सीमन डाई। और जो है सराउंडिंग इन्वायरमेंट, द बॉडी इज नाउ टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होगा। और मेल के सीमन जो है वो 24 आवर्स के बाद डेथ कर चुके होंगे, डाई हो चुके होंगे। दी हेड एंड नेक आर नाउ अ ग्रीनिश ब्लू कलर। ठीक है। हेड एंड नेक जो है वो ग्रीनिश ब्लू कलर के हो जाएंगे। द ग्रीनिश ब्लू कलर कंटिन्यू टू स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और ये कलर जो है वो स्प्रेड रेस्ट ऑफ द बॉडी, होल बॉडी पे स्प्रेड होता जाएगा। देयर आर द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ रोटिंग मीट। यहाँ से स्मेल आना, जैसे मीट की स्मेल काफी देर तक पड़े, मीट की स्मेल गंदी सी आती, इस तरह की स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। द फेस ऑफ द पर्सन इज असेंशली नो लॉन्गर रिकॉग्नाइजेबल। तो फेस जो है वो इतना लॉन्गर या इतना खराब नहीं होगा, वो रिकॉग्नाइज कर सकेंगे उसको। आफ्टर 3 days क्या होगा, आफ्टर दी gases in the body tissues form large blister of the skin। जो स्मेल हुई थी ना, रोटिंग स्मेल ऑफ द मीट, अब उसकी गैसेस इतनी हुई है कि ब्लिस्टर हो गया स्किन के ऊपर। ठीक है। उन गैसेस की वजह से जो अंदर कह लें कि स्मेल जमा हुई है, इन्फेक्शन टाइप जमा हो गया है, गैसेस जमा हो गई हैं, और वो अपीयर होना स्टार्ट होगी ब्लिस्टर की सूरत में स्किन के ऊपर। दी होल बॉडी बिगेन टू ब्लॉट एंड स्वेल ग्रोस्टिकुली। और स्वेलिंग हो जाएगा, बहुत सारी जो है वो स्वेलिंग नजर आएगी, पूरे बॉडी जैसे फूल जाता है ना, इस तरह से हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज स्पीडेड अप इफ विक्टिम इज अ हॉट इन्वायरमेंट और इन वाटर। हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि जिस्म फूल सा जाएगा अगर हॉट इन्वायरमेंट है या फिर जो है वाटर के अंदर है, तो इस तरह से बहुत जल्दी हो जाएगा, ब्लोटिंग करेगा। ठीक हो गया। और दूसरी चीज, इसीलिए अगर हॉट इन्वायरमेंट है तो जो है उसके आगे बर्फ के ब्लॉक रखते हैं, आइस के ब्लॉक। आप लोगों ने देखा होगा, डेड बॉडी है उसको 24 आवर्स रखना है या एक दिन के लिए रखना है, तो गर्मी आईज, ईयर्स एंड रेक्टम एंड ओपनिंग, क्योंकि अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, तो और उस इन्फेक्शन की वजह से फॉल स्पेलिंग और जो है लीकेज स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट जो है आफ्टर 3 days के बाद क्या होगा, द स्किन, हेयर एंड नेल्स आर सो लूज दे कैन बी इजीली पुल्ड ऑफ कोर्स। ठीक है। और नेल्स और हेयर जो है वो, जाहिर है डेड बॉडी जो है वो लूजनिंग ऑफ द डेड बॉडी हो गई, और स्किन जो है वो ब्लिस्टर बन गया, स्किन उतर गई, तो ये चीजें जो है नेल्स और हेयर भी उतर जाएंगे। द स्किन क्रैक्स एंड बस्ट ओपन इन मैनी places before of the pressure of internal gases and breakdown of the skin itself।
अब जाहिर है डेफिनेटली है कि स्किन क्रैक जो होनी वो तो होनी है, स्किन वैसे ही उतरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये 3 डेज के बाद जो है वो स्किन उतर जाती है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, गैसेस जमा हो जाती हैं, ब्लिस्टर आ जाते हैं, और नोज और माउथ और जो जितने भी ओपन जो है ऑरिफिस उनके अंदर से जो है वो लीकेज स्टार्ट हो जाती है। केयर ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ कैसे की जाएगी? केयर ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ जो है, ऑल इन्वेस्टिगेट द डेथ। सबसे पहले जो है ऑल इन्वेस्टिगेट ऑफ द डेथ, श्योर करना है कि डेथ हो भी गई है कि नहीं। ठीक है, प्रिवेंटिव लीकेज ऑफ द फ्लूइड एंड हेंस इन्फेक्शन रिस्क। अब जब हॉस्पिटल में पेशेंट होता है, सबसे पहले तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि वो डेथ हो चुकी है। इमीडिएट साइंस ऑफ द डेथ इमीडिएट आफ्टर जो है डेथ देखे जाते हैं, जिसमें मैंने आपको वो साइंस ऑफ डेथ जो है, पीपल जो है डायलेट हो जाना, हार्ट जो है ब्लॉक हो जाना, स्किन का टाइट हो जाना, ठीक हो गया। ये 3-4 चीजें जो है वो साइंस ऑफ द डेथ है। जब डेथ हो जाए सबसे पहले क्या करते हैं? प्रिवेंटिव लीकेज ऑफ द फ्लूइड। डेफिनेटली जब हमारे पास पेशेंट होगा तो उसको कोई ना कोई तो लीकेज होगी। नंबर 1 तो उसको पुरेनलाज लगे होंगे, ठीक है, आईवी फ्लूइड दिया होगा, उसकी लीकेज को फौरन हमने प्रिवेंट करना, फौरन से हमने आईवी लाइन उसकी निकाल के फौरन से वहां पे ड्रेसिंग करनी है, प्रेशर जो है दे के, तो वहां टेप लगा देनी, कॉटन वगैरह रख के, ताकि ब्लीडिंग ना हो, यहाँ से लीकेज ना हो। या फिर इन्फेक्टेड एरिया कोई भी है, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, या फिर कोई ओपन एरिया है, लीक कर रहा है, उन सब एरियाज को हमने ड्रेसिंग करके स्टॉप करना लीकेज को, ताकि इन्फेक्शन जो है वो बाहर ना आए। कम्युनिकेटिंग वेल अबाउट द डिसीज। अब जो है कम्युनिकेट उन लोगों के साथ हमने बहुत अच्छा करना है। एक डाइंग पर्सन है, ठीक है, डाइंग पर्सन, डाइंग मीन जिसकी डेथ हो रही है, ठीक है, उसके साथ या उसके साथ सामने भी हमने वेल कम्युनिकेट करना है, क्योंकि वो मरते वक्त हमारी बातों को सुन रहा होता है। हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि वो सुकून से उसकी डेथ ना हो और वो हमारे जो है इस तरह के वर्डिंग लेके दुनिया से चला जाए और खुदा के आगे हमें जवाबदेह होना पड़े कि उस डिसीज्ड पर्सन के साथ हमने कैसी वर्डिंग की है। मे बी उसकी लीकेज हो रही है और हमें वो स्टॉप करनी पड़ी है, मे बी डेथ की वजह से। मैंने अभी बताया था कि डेथ के साइंस पे उसकी बावल एंड यूरिनेशन हो रही होती है और वो उस वक्त बहुत तकलीफ में मर रहा होता है, तो हमें कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन उसके सामने नहीं करना चाहिए। बेशक हमें उसका जाहिर है बीइंग अ नर्स हमें उसको साफ भी करना होगा, ठीक है। ले द डिसीज पर्सन ऑन देयर बैक, स्ट्रेटनिंग द लिम्ब इफ पॉसिबल एंड प्लेस अ पिलो अंडर द हेड। अब हमने उसकी डेड बॉडी जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी जो है केयर करनी है, ठीक है। उसको ले दी डिसीज पर्सन ऑन देयर बैक, उसको जो है सीधा लटाना है और स्ट्रेटनिंग ऑफ द लिम्ब उसके अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो उनको स्ट्रेट करना है, ठीक है, पॉसिबल स्ट्रेट करना है। जहां जहां पे वो नॉर्मल टांगे बाजू वगैरह, ठीक है, उनको नॉर्मल पोजीशन में रखना है। प्लेस अ पिलो अंडर द हेड, और उसके हेड के अंडर जो है वो पिलो जो है वो रखना। क्लोज द आई बाय अप्लाइंग लाइट प्रेशर फॉर 30 सेकेंड, और उसकी आंखें जो है वो बंद करनी, 30 सेकंड तक जो है उसकी आंखें बंद करके रखनी है ताकि वो दोबारा ना खुले, ठीक हो गया। यूज सेलाइन जो है मॉइस्चर्ड गैस इफ कॉर्नियल और आई डोनेशन इज टू टेक प्लेस, ठीक है। अब सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन जो है उसको आप जो है गॉज पीस को मॉइस्चराइज करके उसमें वेट करके कह ले, तो उसकी आई साइड जो है कॉर्नियल साइड से आपने, कॉर्नियल साइड से जो है बाहर की तरफ जाना,
उसकी आई केयर करनी, आईज को साफ करना, ठीक है। और फिर जो है उसकी नेक्स्ट में जाती हूँ, अगर स्लाइड में है तब भी, नहीं तो मैं बताती हूँ। यहाँ मैंने 2-3 आपको क्या बताई कि सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, साइंस ऑफ डेथ जो है वो क्लैरिफाई करना कि साइंस ऑफ डेथ है कि नहीं, ठीक है, इमीडिएट आफ्टर डेथ। फिर उसकी लीकेज जो है वो स्टॉप करनी। दूसरी चीज जो है उसमें जितने भी हमने ब्रेनलास, कैथीटर्स, नीडल्स, ठीक है, जो भी चीजें लगाई हैं वो हमने आउट करके उन पॉइंट को हमने बंद करना, ठीक है, स्टॉप करना, सील्ड करना। फिर हमने जो है डिसीज पर्सन के सामने कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं करनी, उसकी एग्जांपल मैंने दे दी, ठीक है। इसमें से मैं एमसीक्यूज भी बना के दे सकती हूँ आप लोगों को, एससीक्यूज भी दे सकती हूँ और शॉर्ट में भी दे सकती हूँ, ठीक हो गया। फिर उसके जितने भी बॉडी पार्ट है वो नॉर्मल उनको करना है। उसके बाद उसकी आई केयर करनी, क्योंकि इतनी तकलीफ में उसकी आई जो है वो लीकेजेस हुई होंगी तो देखने वालों को अच्छा लगे, उसका चेहरा और उसकी आईज जो है उसकी केयर करनी है आपने। वेट करके गॉस पीस उनको साफ करना है। क्लीन दी माउथ एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर डेथ, ये भी बात होगी। टाइडी दी हेयर एंड अरेंज, आप लोगों ने उसके हेयर जो है वो टाइडी एंड अरेंज में करने। स्पोर्ट दी जाब विद अ पिलो और रोल्ड अप टॉवल अंडरनीथ रिमूविंग बिफोर द फैमिली व्यू ऑफ द बॉडी। आपने जो है फैमिली के हैंड ओवर करने से पहले उसकी हर चीज जो है साफ करके, नॉर्मल करके, लीकेज स्टॉप करके, और उसके जा मुंह उसका खुल जाता ना बेटा, वो जा के नीचे से रिबन टाइप लेके तो उसको हेड की तरफ जाके बांधना, ताकि उसका मुंह और या जा जो है वो खुला ना रह जाए। If the death is not being referred to the document disposition, अब जो है ये मैंने बताया कि अगर डेथ इज नॉट बीइंग रेफर टू दी कॉर्नर रिमूविंग, अगर डेथ को हमने रेफर भी नहीं भी करना तो मैकेनिकल एड्स जितनी भी है वो आप लोगों को रिमूव करनी होगी। जो भी वेंटिलेटर लगा है, जो भी मशीन उसके साथ लगी है, या मेडिकेशन के लिए जो भी चीजें लगाई हुई वो आप लोगों ने उसको सबसाइड करना है, ठीक है, रिमूव करना। ड्रेसिंग ट्रेकियोस्टमी साइड्स ओवर वुंड्स एंड सर्जिकल इंसिजन, जितनी भी सर्जिकल इंसिजन्स हैं, ट्रेकियोस्टमी आपको पता है कि ट्रेकिया जो है हमारी, सम टाइम पेशेंट की हमें ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ती है तो उसमें एक ट्यूब डाली होती है, उस ट्यूब को निकाल के तो वो वहां से डायरेक्ट लीकेज होगी, उस जो है ऑरिफिस को, उस सुराख को आप लोगों को बंद करना, सील करना होगा, पैड अप्लाई करना होगा। पैड एनी लीकेज ऑफ फ्लूइड ऑफ द यूरेथ्रा, वजाइना और रेक्टम, कहीं भी आपको लीकेज हो, कहीं भी कैथीटर है, वहां से आपको वो चीजें रिमूव करके जो है लीकेज को बंद करना होगा। इंट्रावीनस कैनुलास, ड्रेन्स, कैथीटर शुड बी रिमूव। अब एक एक चीज का नेम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कितनी चीजें उस पेशेंट को लगी होती। लीव इंडोट्रेकियल ट्यूब्स रिमूविंग विदाउट कटिंग। अब आप लोगों के साथ मेरा लाइव में इंटरेक्शन नहीं है तो आई डोंट नो कि आपको इंडोट्रेकियल ट्यूब, कैनलास, ड्रेन्स, कैथीटर्स, हर चीज के बारे में पता है कि नहीं। अगर आपको किसी चीज का नहीं पता तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। ये सारी चीजें पेशेंट की मैं आप लोगों को बता रही हूँ, केयर ऑफ द डेथ पर्सन, ठीक है। क्लीन एंड ड्रेस द डिजीज पर्सन अप्रोप्रिएटली, रिमूविंग, हाँ ये जो एक चीज है, रिमूविंग द ज्वेलरी, ठीक है, रिमूव ज्वेलरी इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर स्टाफ मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स हैव आस्क्ड यू नॉट टू डू सो एंड डॉक्यूमेंट्स दिस। कोई भी ज्वेलरी है तो फौरन आपने वो ज्वेलरी रिमूव अकेले में नहीं करनी, उसकी विटनेस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, या तो उसका रिलेटिव हो या फिर आपके साथ कोई सीनियर हो, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन फौरन कर देनी चाहिए, पेपर के ऊपर भी, अपने रजिस्टर के ऊपर भी, कि इसकी इतने बजे डेथ हुई और इसकी ये ज्वेलरी थी और ये ज्वेलरी जो है मेरे सीनियर के पास है या मेरे पास मौजूद है, ताकि अगर आपके पास विटनेस होगी तो वो
ये नहीं कह सकेंगे कि ये चीजें भी थी, वो विटनेस आपको बचा लेगी। Provide a signature if any jewelry is removed to procedure and needed to account for this information to onward caregivers। जब भी आपने वो ज्वेलरी देनी है तो आपने उसके साइन जरूर लेने, ठीक है। जो केयर गिवर है उसको जब भी वो ज्वेलरी वापस करनी तो उसके सिग्नेचर जो है आपने कि ये उसने रिसीव कर ली जरूर लेने। Ensure that the deceased person is clearly identify with a name band on the wrist or ankle। जो डेड बॉडी है, डिसीज्ड पर्सन है, उसके आपने फौरन आइडेंटिफिकेशन कार्ड लगा देना, ठीक है। बैंड हो, कार्ड हो, उसके एंकल या रिस्ट पे कहीं भी लगा देना ताकि उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन हो जाए, क्योंकि समटाइम डेड बॉडी को हमें जो है रखना पड़ जाता है, ठीक हो गया। तो फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी जरूरी होती है। दी बॉडी कैन बी रैप्ड इन अ शीट एंड ट्रैप्ड लाइटली। अब जो है हमने उसको डेड बॉडी को शीट में रैप करके रखना होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि डेड बॉडी को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो टाई करके, उसके जा को टाई करके, उसको सारा वॉश करके, फेस वॉश करके, आई वॉश करके, सारे पॉइंट जो है वो साफ करके, ड्रेसिंग करके फिर उसको एक शीट में रैप करते हैं। इंश्योर द डिसीज पर्सन, ये भी हो गया। द लास्ट वन, if the body continue to leak, place the deceased on the absorbent pad in the body bag and advise to mortuary or funeral director। तो ये रिपोर्ट फ्यूनरल डायरेक्टर या जो भी सीनियर पर्सन है तो उसको बता देनी, अगर कोई लीकेज स्टॉप नहीं हो रही तो वहां ड्रेसिंग और पैड लगा के बैग लगा देना और उनको इन्फॉर्म कर देना कि ये जो है जो भी डायरेक्टर, जो भी वहां सीनियर है उसको बता देना, ठीक है। या जैसे 1111 22 वाले लेके जा रहे हैं तो उनको बता देना, वो वहां जाके तो वो चीजें फिर उतार के आते हैं, ठीक हो गया। टिपिकल फिजिकल सिम्टम्स ऑफ ग्रीफ। अच्छा बेटा 56 मिनट हो गए। टिपिकल फिजिकल सिम्टम्स ऑफ ग्रीफ हमारी ये स्लाइड नंबर जितनी भी है इस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आज मैंने खत्म कर दिया साइंस ऑफ डेथ, ठीक है। साइंस ऑफ डेथ जितने भी थे वो, एंड केयर ऑफ द डेड बॉडी, ये मैंने आप लोगों को आज 2 कंटेंट्स जो है वो कंप्लीट करवाए हैं, साइंस ऑफ डेथ एंड केयर ऑफ द डेड बॉडी। कल से हम पढ़ेंगे टिपिकल एंड फिजिकल सिम्टम्स ऑफ द ग्रीफ। मेरी उसमें मैंने कुछ साइंस बताए हैं, कुछ मैं फिर नेक्स्ट भी बता दूंगी आप लोगों को। इसके साथ ही मेरा आज का लेक्चर खत्म हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने अभी अटेंडेंस लगा के जानी है, ठीक है। मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ।